गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। और आज यह चैप्टर आई थिंक लास्ट होना चाहिए। आज हम लोग समाप्त कर देंगे। कल आपका टेस्ट है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो इस चैप्टर तक को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ तक जो कुछ प्रासंगिक प्रश्न बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज मैं प्रश्न बनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास वन लाइनर वाले बहुत से प्रश्न होते हैं जिसको कि आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्टेटमेंट वाइज वाले प्रश्न बनाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हालांकि आज ही सुबह मैंने एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न डाला जिसमें से अधिकांश बच्चों ने, जो अभी लगभग मैंने देखा 30-35 बच्चों का आया हुआ था, उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी कमज़ोर रिस्पॉन्स था। मुश्किल से 20-22% बच्चे ही उसको जवाब दे पा रहे थे। तो सीक्वेंस हमारा दिमाग में नहीं बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपको आगे चल करके एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा। दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि इससे अधिक पढ़ाया नहीं जा सकता, यह मैक्सिमम है। यहाँ से आपको दिमाग में सीक्वेंस स्थापित करना पड़ेगा। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो बच्चे नए होंगे वो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें ठीक होंगी, कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो आगे कंप्लीट करेंगे क्लास को। आज का सवाल गलत है ज्योति चौहान, तो स्वाभाविक है ना, ध्यान से नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब प्रश्न बनाते हैं तो अब देखो वहाँ एक लाइन सीधा लिखा हुआ था। टेस्ट में मेडिवल हिस्ट्री पूरा आएगा। आज तक का मैंने कह तो दिया जो प्रिया यादव कि आज तक का मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यानी आज इस चैप्टर का होगा। हाँ, वो गलत चला गया है, लेकिन आपको दूसरा जो भेजा है शिवांगी कुशवाहा, जो दूसरा भेजा है उसको आप देख लीजिए। 2 घंटे की क्लास नहीं होगी क्योंकि पहले से मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। अगर ये शेड्यूल मुझे पहले पता हो कि अगली क्लास नहीं है तभी मैं 2 घंटे की क्लास ले पाऊँगा। अदरवाइज़ यह मान के चलने का विषय होता है कि अगला जो सेक्शन है वो इकोनॉमी का है, तो मुझे 1 घंटे में ही क्लास छोड़नी होती है। हाँ, एक दिन पहले अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता है तो मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, और मैं ऐसे अवसर की तलाश भी करता हूँ। ठीक है बच्चे, तो चलिए यहाँ पर बात हो रही थी पुर्तगाली की, और पुर्तगाली को जरा देख लेते हैं कि पुर्तगाली जरा देख रहे थे। पुर्तगाल से लोग जो आए थे उसको हम पुर्तगाली कहते हैं, और पुर्तगाली कंपनी यहाँ पर आती है कुछ व्यापार करने के लिए। हालांकि पुर्तगाली कंपनी को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक बार जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर भी यह टॉपिक बनता है। लेकिन जो मेडिवल में चैप्टर है, चैप्टर के साथ थोड़ा इसकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए चलते हैं। एक दो गवर्नर्स की बात हुई थी। यहाँ जो अब पुर्तगाली कंपनी आती है उसको प्रभावी बनाने का उत्तरदायित्व एक नए गवर्नर को जाता है जिसका नाम था अल्बुकर्क। एक गवर्नर आता है जिसका नाम क्या है, अल्बुकर्क। इसने क्या किया, इसने पुर्तगाली कंपनी को भारत में प्रभावी बनाया। वो भारत में प्रभावी बनाने का प्रयास प्रारंभ किया, प्रभावी बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। असल में देखा जाए तो यही वास्तविक शासक होगा जिसने भारत में पुर्तगाली कंपनी को प्रभावी बनाने की कोशिश की। प्रभावी कैसे बनेगा कि उसे प्रभावी बनने का मतलब है कि उसे व्यापार करने में बाधा नहीं हो, वस्तुएं मिलती रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, वस्तुएं भी मिली तो सस्ती दरों पर मिले, और राजाओं के द्वारा किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाए। अपना ऐसा क्षेत्र हो जहां से कि व्यापार करने के लिए वह वस्तुओं को इकट्ठा कर सके, जिसको बाद में हम लोग फैक्ट्री कहने लग जाते हैं। यही बाद में फैक्ट्री कहलाने लग जाता है। तो यहाँ पर कंपनी को मजबूत करने का मतलब है कि भारत से या एशिया से मैक्सिमम वस्तुओं को लेकर के हम यूरोप जा सके, इस प्रक्रिया को निर्धारित करना, चाहे वह सरलता से हो चाहे वह युद्ध के माध्यम से हो। हमने पहले देखा था कि अल्मीडा के द्वारा 2 युद्ध किया गया। क्यों किया गया कि जो अरबी व्यापारी हैं उनके व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही थी,
तो उसने फिर पुर्तगालियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो तुर्की है, जलबेरा, जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानता है, बहादुर शाह है गुजरात का शासक, वह रोकने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ से ये ईसाई लोग आ गए, इनको अब रोकना है, लेकिन रोकना संभव नहीं हुआ। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि अल्बुकर्क भारत आता है कंपनी का गवर्नर बनकर के, नए कंपनी का गवर्नर बनकर के वह भारत आ जाता है। इसमें इसमें हमने क्या देखा, इसने शक्तिशाली नौसेना के द्वारा, इसने शक्तिशाली नौसेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा भारतीय भूमि पर अस्थाई बस्ती बसाने की शुरुआत की, अस्थाई बस्ती बसाने की शुरुआत की, अस्थाई बस्ती बसाने की शुरुआत की, यानी यहीं पर ये रहने लगा। यहां पर उसने क्या किया, अस्थाई बस्ती बसाया। जैसे पहले क्या होता था कि हम लेकर के आते थे जहाज और फिर यहां से ट्रेड करके फिर वापस चले जाते थे, जैसा कि हम वास्को डी गामा के समय देखते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, अब यहीं हम जमीन को जीतेंगे और यहीं पर अपने क्षेत्र की स्थापना करेंगे। और इस उद्देश्य से जब एडवांस लेवल पर आप जाएंगे तो एक फैक्ट्स और पढ़ने को मिलता है कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को कहा कि भाई पुर्तगाल से इतने लोग आना संभव नहीं है, तो आप ऐसा है कि यहीं के स्त्रियों से विवाह करें ताकि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सके। एक नई नीति इसने अपनाई ताकि एक बेस कायम हो सके और इस बेस के माध्यम से हम यूरोप को या पुर्तगाल को व्यापारी की वस्तुएं भेज सके। इसने एक शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से अस्थाई बस्ती बनाने की या बसाने की कोशिश की। इसी क्रम में इसने क्या देखा, इसी क्रम में इसने 1510 ईस्वी में 10 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया, गोवा बंदरगाह को छीन लिया, बंदरगाह को छीन लिया। इसी क्रम में इसने बीजापुर से गोवा बंदरगाह को छीन लिया। गोवा बंदरगाह की अहमियत क्या है, गोवा की अहमियत क्या है, महत्ता क्या थी? गोवा की जो महत्ता थी, इससे क्या था, इससे संपूर्ण पश्चिमी तट से व्यापार करना सरल होता, इसलिए इसने गोवा को छीन लिया। यह बंदरगाह घोड़ों के व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था, यह बंदरगाह घोड़ों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, यह बंदरगाह घोड़ों के व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको छीन लिया गया। इसने शक्तिशाली नौसेना के द्वारा भारतीय भूमि पर अस्थायी बस्ती बसाने की शुरुआत की। इसी क्रम में इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा बंदरगाह को छीन लिया। गोवा की अहमियत क्या रही कि इससे संपूर्ण पश्चिमी तट का व्यापार करना सरल होता। इससे क्या हो जाता, संपूर्ण पश्चिमी तट का व्यापार करना थोड़ा सा सरल हो जाता, क्योंकि इससे हम गुजरात तक नजर रख सकते थे, गुजरात तक नजर रख सकते थे गोवा के विजय से। और चूंकि यहाँ से घोड़ों का बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, घोड़ा बहुत जरूरी था उस काल के संदर्भ में, जानते ही है, तो घोड़ों की का हमेशा हम निर्यात आयात ही करते रहते हैं, इसलिए भारत में उच्च क्वालिटी के घोड़े नहीं होते थे। अब तो खैर अलग प्रोसेस हो गया, इसलिए हम बाहर से घोड़ों को मंगाते थे शिप के माध्यम से, नाव के माध्यम से। और उसमें से गोवा एक प्रमुख बंदरगाह था, क्योंकि यहीं से बहमनी शासक को या बहमनी के विभाजन के बाद जो बीजापुर शासक है उसको घोड़ों का निर्यात होता था, उसकी सेना ताकतवर होती थी। तो विजयनगर के शासक ने पुर्तगालियों को कहा, यानी अल्बुकर्क को कहा, अगर आप गोवा को छीन लेते हैं तो गोवा के बगल में ही एक भटकल किला था, भटकल नामक स्थल था,
बोला वहां पर हम आपको किला बनाने की अनुमति दे देंगे। ये जो कहानी अभी मैंने सुनाई लास्ट में, इसके आधार पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी एडवांस लेवल पर पूछा हुआ है। हालांकि हम लोग इसकी चर्चा आगे मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर बहुत अधिक देखने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इतना भी देख लेंगे तो काफ़ी काम हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे इसने क्या किया कि मलक्का तक अपने अधिकार को स्थापित किया। धीरे धीरे इसने श्रीलंका तथा मलक्का तक, मलक्का समझते कहां है, मलक्का तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। अब अगर आप मैप नहीं जानते हैं तो फिर मलक्का समझाना मुश्किल होगा, और मलक्का समझाना मुश्किल ही नहीं होगा बल्कि उसकी महत्ता को बताना भी मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। धीरे धीरे इसने श्रीलंका तथा मलक्का तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। अब अगर हम मैप को देखें, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो आप यहां पर अब भारत को देख सकते हैं। ये जो एरिया है ये क्या है, येलो वाला, ये भारत का एरिया है। कहानी सारी इसी से हो रही है। अब कह रहा है कि इसने श्रीलंका को जीत लिया, तो श्रीलंका का मतलब है कि यहां जो एरिया है इसको जीत लिया, और इसने कहा कि मलक्का को जीत लिया। अब देखिए ये भारत या पूरे विश्व का नक्शा है। अगर हम देखें तो ये पैसिफिक सी है, यानी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है ना। अगर यहां पता हो, ये है आपका अटलांटिक महासागर। कभी आपने अटलांटिक महासागर है, अगर कभी आपने मैप वगैरह देखा होगा तो याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये अटलांटिक महासागर है, इसी से निकल करके ये अटलांटिक होते हुए आ रहा है, और जब यहां आते हैं इसको हम कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में भी ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हिंद महासागर पूरा हम एंट्री करते हैं यहां से। अब इसको क्या जाना है कि फिर यहां प्रशांत में जाना है, प्रशांत महासागर में जाना है। प्रशांत महासागर, चूंकि पृथ्वी गोल है तो प्रशांत महासागर यहां पर भी है, यहां पर भी, क्योंकि ये दोनों गोल होकर के मिल जाएगा। तो अब अगर इस एरिया में जाना है जहां की मसाला द्वीप है तो कैसे जाएगा? तो यह एक रास्ता है यहां पर कटा हुआ, एक ही रास्ता है, यहां से वह जा सकता है, और इसी को हम कहते हैं मलक्का। इसी को हम मलक्का कहते हैं। मलक्का जनरल मध्य होता है, जैसे मलक्का पासे से दो द्वीप के बीच से रास्ता निकलता है, प्राकृतिक रास्ता है, और मलक्का बहुत फेमस रहा है। अगर आपको दक्षिण चीन सागर में जाना है तो आपको मलक्का होके ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता इस एरिया में नहीं है। तो पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो उस पर भी इसने कब्जा कर लिया। ये महत्वपूर्ण रहा इसके लिए, क्योंकि मलक्का पर कब्जा करने का मतलब है ये संपूर्ण क्षेत्र इसके कब्जे में आ जाएगा, यानी इसका जहाज हर जगह दौड़ पाएगा। इसका जहाज क्या करेगा? हर जगह दौड़ पाएगा। फिर इसने क्या किया? यहां तक तो किया ही किया, फिर ये आ जाता है यहां से निकल करके यहां आ जाता है। फिर आप देखेंगे यहां आ जाता है, क्योंकि ये आपका फारस की खाड़ी है और ये आपका लाल सागर है। तो लाल सागर की में स्थित एक था आपका, इसको मैं आगे नोट कर देता हूं। इसने लाल सागर स्थित संकोवा द्वीप पर भी अधिकार किया, साथ ही फारस की खाड़ी स्थित हॉर्मुज पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो संकोबा द्वीप है और
जो हॉर्मुज की खाड़ी है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है, मलेशिया में मलक्का देख रहे हैं, इंडोनेशिया जकार्ता द्वीप के पास मलक्का है, रिंकू कुमार, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हॉर्मुज पर भी नियंत्रण की स्थापित की, हालांकि वो क्या करते, हालांकि वे अदन पर स्थापित कोशिश की। हालांकि ये क्या करता है, हालांकि यह अदन पर, अदन स्थान का नाम है, अदन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सका, नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सका। इस तरह से इसने अब पुर्तगाली क्षेत्र के प्रभाव को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित कर दिया, बड़े पैमाने पर विस्तारित कर दिया। फिर हमने क्या देखा कि हालांकि इसने क्या देखा कि 1531 में इसने क्या किया, पुर्तगालियों ने दमन तथा दीव पर आक्रमण किया। हालांकि फारसी सेनानायक रूमी खान ने इसे विफल कर दिया। सेनानायक रूमी खान ने इसे विफल बना दिया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह पर मुगलों का दबाव बढ़ा, या मुगल शासक हुमायूं का दबाव बढ़ा, तो इसने क्या कर लिया, तो इसने समझौता कर लिया। इसने पुर्तगालियों से समझौता कर दमन और दीव पर उसे नियंत्रण दे दिया। पुर्तगालियों से समझौता कर दमन एवं दीव पर उसका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। अब यहां पर नए बच्चों को दिक्कत हो सकती है, एक बार लिखेंगे फिर मैं इसको ब्रीफ करता हूं, कहानी की तरह इसको समझाता हूं इसको, फिर आप इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए, फिर मैं कहानी की तरह से समझाता हूं। धीरे धीरे इसने श्रीलंका और मलक्का तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। इसने लाल सागर स्थित संकोबा द्वीप पर भी अधिकार किया। साथ ही जो फारस की खाड़ी में हॉर्मुज पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, हालांकि यह अदन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सका। 1531 में पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर आक्रमण किया, हालांकि फारसी सेनानायक रूमी खान ने इसे विफल बना दिया। आगे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह पर मुगल शासक हुमायूं का दबाव बढ़ा, तो इसने पुर्तगालियों से समझौता कर दमन और दीव पर उसका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। जरा आप मैप के ऊपर देखते हैं, यहां अगर सेपरेट हमारे पास मैप हो तो ये जैसे देखें, ये है आपका जो पुर्तगालियों का, ये तो वैसे बहमनी राज्य का मैप है, लेकिन यहां से अगर हम चलते हैं तो मान के चलें कि यहां पर हमारा क्या है, गोवा है, गोवा जिसकी चर्चा हो रही थी, गोवा पर हमने नियंत्रण प्राप्त किया, श्रीलंका पर नियंत्रण प्राप्त किया, और हॉर्मुज की खाड़ी यहां पर भी हमने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इस एरिया में क्या है, यहां पर गुजरात का सुल्तान है, इसको चर्चा हम आगे अगले चैप्टर में करने वाले हैं। और यहां हम देखते हैं दमन दीव है, ठीक है। तो पुर्तगाली चाहते थे कि हम यहां पर मान लो कालीकट है, यहां कालीकट है, तो इस पूरे एरिया पर यह पुर्तगाली अपना नियंत्रण चाहता है। लेकिन इसके लिए प्रतिद्वंदिता भी तो हो रही है, जो फारस का लोग है, जो ईरानी लोग है, अरबी है, या गुजरात के शासक है, क्योंकि इसने पुर्तगालियों ने धर्म प्रसार को भी एक हथियार बना लिया था। आज जो मैंने प्रश्न पूछा उसमें आपने यही गलती कर दी, आपने यह ध्यान नहीं दिया कि पोप की चर्चा मैंने कल की हुई थी, और यह बताया था कि जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो केवल व्यापारिक लाभ के लिए नहीं आते,
बल्कि एक उद्देश्य यह भी होता है कि ईसाई धर्म का प्रसार कैसे नए क्षेत्र में किया जाए। और इसीलिए पोप ने उसको कहा था कि आप जिस क्षेत्र को जीतोगे ना, या जहां पर आप ईसाई धर्म का प्रसार करोगे, वह क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा, यानी आपकी अधिकारिता स्वीकार कर लूंगा। इसी बात को लेकर के आज मैंने प्रश्न बनाया था। अब अगर प्रश्न यह बना कि यहां पर आकर के वह धर्मांतरण कर रहा है, यानी मुसलमान लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मुस्लिम शासक को भी बुरा लगेगा, दूसरी तरफ वह व्यापार को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोनों उद्देश्य से प्रेरित होकर के, चाहे वह बहादुर शाह हो जो गुजरात का शासक है, चाहे वह फारस का शासक हो, चाहे वह तुर्की का शासक हो, सब लोग मिलकर के पुर्तगालियों पर बार बार हमला करते हैं। तो शुरुआत में 1531 में हम देखते हैं कि जब ये दमन द्वीप पर कब्जा करने के लिए जाता है पुर्तगाली, तो इसको रोक दिया जाता है। एक रूमी खां बहुत ही फेमस सेनानायक फारसी में रहा था, फारसी सेनानायक का, बाद में वो भारत से भी जुड़ता है, तो रोक दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इसी समय हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह पर आक्रमण किया गया। हुमायूं उस समय यानी मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, हुमायूं के द्वारा आक्रमण किया गया। तो अब बहादुर शाह डर गया कि अब क्या करे भाई, तो कि इधर से पुर्तगाली हमला कर रहा है, उधर से मुगल हमला करेगा, तो फिर हम जाएं तो जाए कहाँ। इसलिए उसने पुर्तगालियों से एक समझौता कर लिया। कहा कि ऐसा है भाई साहब कि थोड़ा हम लोग झगड़ा शांत करते हैं, पहले मुगलों से निपट लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। और इसी क्रम में आगे देखिएगा 10 वर्ष के बाद लगभग यही बहादुर शाह पुर्तगालियों से हाथापाई करते हुए मारा गया। हुआ क्या था कि ये जो समझौता वार्ता चल रहा है, इसी क्रम में बहादुर शाह चला जाता है पुर्तगालियों के नाव पर, यानी उसके जहाज पर जाकर के वार्ता करने जाता है। दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन थे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई हो गए हैं, साथ ही सब काम करना है। उसके जहाज पर जाता आता रहता था। अचानक क्या हुआ, किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया। जो उसका गवर्नर था, आई थिंक निनो डी कुन्हा था, और यहाँ पर ये था आपका बहादुर शाह था। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, और मारने की नौबत आ गई। तो बहादुर शाह ने एक तरह से मार ही दिया था उसको, जो पुर्तगाली गवर्नर था उसकी हत्या कर दी, या हत्या करने की या जानलेवा हमला करने की कोशिश की। लेकिन अब जानलेवा हमला अगर करेंगे तो फिर तो आपके ऊपर भी हमला होगा, आप तो अकेले हैं, बहुत अधिक सैनिक है नहीं आपके पास। तो बहादुर शाह ने देखा कि अब बचना बड़ा मुश्किल है, उसने जहाज से ही समुद्र में छलांग लगा दी और सोचा कि तैर करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन तैर करके आना समुद्र में संभव नहीं हुआ, और समुद्र में ही डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है ना, उसमें ये कहानी पढ़ेंगे। लेकिन ये बातें समझने के लिए कि गुजरात में कैसे ये प्रसार कर रहा है, उसके लिए मैंने ये कहानी आपको बता दी है। तो क्या देखा हमने, यहां से हमने देखा कि आगे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह पर मुगल शासक हुमायूं का दबाव बढ़ा, तो इसने पुर्तगालियों से समझौता कर दमन और दीव पर उसका नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर आगे बहादुर शाह का विवाद होता है। आगे बहादुर शाह का विवाद किससे होता है? बहादुर शाह का विवाद पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा से होता है। कुन्हा से हुआ जिसके परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप पुर्तगाली गवर्नर तथा गुजरात के नवाब या गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। सुल्तान बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ये चर्चा हम आगे करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। अगले चैप्टर में फिर से करेंगे, क्योंकि दोनों में विवाद हो जाता है और फिर हाथापाई में दोनों एक तरह से मर जाता है। ये बातें होती है लगभग कब आती है? लगभग आती है 1936 तक।
नेहा, कुछ आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं और सिलसिलेवार आपने पढ़ा नहीं है, इस प्रकार से लिख करके आपने नहीं पढ़ा है, तो स्वाभाविक है जब पहली बार पढ़ेंगे और एडवांस लेवल की क्लास को करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें आपकी ही गलती है कि आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है और एक दो लाइन नहीं लिखना होता है, लिखना तो हमें सिलसिलेवार ढंग से होता है। तो अच्छा होगा कि जो पीडीएफ बाद में शेयर किया जाता है उससे आप अपना नोट्स बनाया करें, लेकिन आप किताबों को भी पढ़ा करें, क्योंकि यह विकल्प नहीं है कि हम पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई का विकल्प हमें बेहतर करना होगा, शब्दों की समझ हमारी बढ़ेगी तभी सारी बातें समझ में आती जाएगी, नहीं तो कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो कोर्स तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसका लाभ कैसे उठाना चाहिए यह क्लास 1 से अगर आप नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो शाह की मृत्यु हो गई, फिर हम क्या देखते हैं आगे। बहादुर शाह का विवाद पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली गवर्नर तथा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो आगे देखते हैं भारतीय व्यापार समाज, ये लास्ट फेज होगा हमारा। भारतीय व्यापार समाज तथा राजनीति पर पुर्तगालियों का प्रभाव क्या रहा, पुर्तगालियों का क्या प्रभाव रहा, जरा इसको देखेंगे। भारतीय व्यापार समाज तथा राजनीति पर पुर्तगालियों का क्या क्या प्रभाव रहा, दो चार पॉइंट में देखेंगे, बहुत अधिक डिटेल्स नहीं देखेंगे। और यहां से हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है। 1536 को मैंने 1936 नहीं होगा, 1536 होगा यहाँ ना, ठीक है, आपने सही लिखा है। 1536 होगा, 1936 नहीं होगा, 1536 यहां पर होगा, 1536 होगा। तो अंशु यादव, जब तक आप नहीं क्लास करेंगे रेगुलर तो कैसे रोज मैं बताऊंगा, एक टेलीग्राम चैनल पर बताया जाता है। अंशु यादव मुझे लगता है कि कोर्स में है नहीं, या पता नहीं कब आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं। रोज बताया जाता है कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो रोज मैं बताता हूं कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। चूंकि कल भी मैंने बताया था, तो मैं मान के चलता हूं कि आप क्लास में हैं। बहुत डिस्टर्ब होता है ऐसे बच्चे से जो कभी कभी क्लास में प्रकट होते हैं। वेरी सॉरी टू से दैट, बहुत ही कठिनाई होती है पढ़ाने में। एक तो यूपीएससी से नीचे आना ही हमारे लिए मुश्किल होता है, और ऊपर से कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो समझ ही उनको नहीं आएगा। बेकार में कोर्स करने का क्या फायदा। जब रोज आपको बताया जाता है कि यह चैप्टर अभी चल रहा है, विजयनगर और बहमनी का काल, पुर्तगालियों का आगमन, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर है कहाँ, ये चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम सतीश चंद्र का एनसीईआरटी कहते हैं। वह रोज हम पीडीएफ में शेयर करते हैं, रोज ब रोज। ऐसा नामुमकिन है कि हर टीचर कर पाए। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको कोई कष्ट ना हो, लेकिन आप भी तो पूरा प्रण करके बैठे हैं कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, किसी तरह से नहीं समझना है तो नहीं समझना है, कान बंद कर लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। ये चैप्टर तो मैं रोज शेयर कर रहा हूं, तो आपको कैसे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। भारतीय व्यापार समाज तथा राजनीति पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव रहा, जरा इसको देखते हुए चलते हैं। हमने क्या देखा कि एक तरह से पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के व्यापार पर, सागर के व्यापार पर एकाधिकार किया, एकाधिकार कर लिया तथा एक प्रकार का टैक्स लगाया, कर लिया तथा एक प्रकार का टैक्स लगाया, एक प्रकार का क्या लगाया, टैक्स लगाया, टैक्स लगाया, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कारतेज कहा जाता था, कारतेज कहा जाता था।
जिसे कारतेज कहा जाता था। एक प्रकार का टैक्स लगाया जिसे क्या कहा जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। एंशियंट टाउन यानी प्राचीन काल के शहर है, यहां तो मैंने नहीं लिखाया है। हाँ, प्रिंस गुप्ता से एक याद बात आई, चैट देखा मैंने प्रिंस गुप्ता का, तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मतलब इनके संदर्भ में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन कल एक बच्चे ने मुझे चैट शेयर किया था कि एक बच्चे ने कहा कि भाई मुझे, किसी बच्चे को कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी बच्चे को कहा कि भाई मुझे फास्ट फॉरवर्ड कैसे होता है, जो वीडियो होता है उसको, उसके बारे में ज़रा बता दो कि कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब फॉरवर्ड करके कैसे पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर, कैसे होता है। किसी बच्चे ने एक बच्चे को पूछा, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि 20 रुपीज़ मुझे दे दो, यानी 20 रुपये दे दो, फिर मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। वो चैट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं तो बच्चों का नाम भी जान रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि आप जहां से जो जीवन जी रहे हैं वो कीड़े मकोड़े वाला जीवन, ऐसा जीवन में बेकार मत जिए कि किसी बच्चे को हम यह बताएं कि फास्ट फॉरवर्ड कैसे होता है, उसके लिए 20 रुपया की तलाश लें या 20 रुपया उससे मांग लें। तो 20 रुपया आप मुझसे ही मांग लिया करिए, बच्चों को वक्त दीजिए। और सभी बच्चों से करबद्ध अनुरोध है कि आपस में इस प्रकार के चैट को ना करें, क्योंकि आप फिर भुक्तभोगी खुद हो जाते हैं। शिकायत फिर मुझसे करते हैं या कोचिंग से करते हैं, इसमें कोचिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। फास्ट फॉरवर्ड बताने के लिए कोचिंग कोई पैसा नहीं लेती है, उसके लिए हेल्पलाइन बना हुआ है, वहाँ से जाके अपनी सलाह लेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार के अनइथिकल काम को अगर आप करते हैं अपने ही साथियों के साथ, तो क्या अपने ही नज़र में गिर नहीं जाते हैं? क्या आपको थोड़ी भी शर्म वगैरह कुछ आती है या नहीं आती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बच्चे मैंने बहुत ही कम देखे हैं, बिरले देखे हैं, जो पढ़ाई के सिवाय सब कुछ करते हैं। केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, हर काम करते हैं। पढ़ाई करते तो शायद जीवन सरल हो जाता, बस पढ़ाई नहीं करेंगे, कभी 20 रुपया मांगेंगे, कभी 30 रुपये में कोर्स बेचेंगे, कभी कुछ करेंगे। आप ही के बैच में ऐसे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि कम से कम कुछ तो सुधार लाना चाहिए। आपको 7-8 महीने से कोर्स कर रहे हैं, तो 7-8 महीने से कोर्स कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए था। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया तथा एक प्रकार का टैक्स लगाया जिसे कारतेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को लेकर के यहां पर प्रश्न पूछा जाता रहा है। यह प्रश्न पूछा जाएगा, कारतेज किसको कहते हैं। तो कारतेज किसको कहेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा सामुद्रिक व्यापार पर लगाए जाने वाला कर। होता क्या था कि ये हिंद महासागर को घेर करके बैठ गए अपने जहाज को लेकर के। जहाज को क्या कहते थे, इसके जहाज को हम आर्मेडा कहते थे। जहाजों को घेर करके बैठ गया, कहा कि अगर कोई व्यापार करेगा भैया तो बिना मुझे टैक्स दिए हुए नहीं करेगा, बिना मुझे टैक्स दिए हुए नहीं करेगा। तो इस तरह से उसने एक नई व्यवस्था बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं, कारतेज सिस्टम कहते हैं, कारतेज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसने क्या किया, दूसरा जो इसने सिस्टम किया वह था आर्मेडा। आर्मेडा क्या है, एक सशस्त्र जहाज होता था, सशस्त्र जहाज, एक सशस्त्र जहाज होता था, सशस्त्र जहाज होता था। जहाज किसका होता था, पुर्तगालियों का होता था, पुर्तगालियों का होता था। आर्मेडा एक सशस्त्र जहाज है जो पुर्तगालियों का है। यह क्या करता था, यह प्रत्येक जहाज की तलाशी लेता था, जहाज की तलाशी लेकर उससे कर वसूलता था, उससे कारतेज नामक कर वसूलता था, कारतेज नामक कर वसूलता था, कर वसूलता था। एक सशस्त्र जहाज, यह प्रत्येक जहाज की तलाशी लेकर उससे कारतेज नामक कर वसूलता था, और जो कर नहीं देता उसके जहाज को डुबा देता था, जो कर नहीं देता उसके जहाज को क्या करता, जहाज को डुबा देता, को डुबा देता था। जो टैक्स नहीं देगा उसके जहाज को ही डुबा देता था, चाहे वो किसी का भी जहाज क्यों ना हो।
आर्मेडा एक प्रकार से सशस्त्र जहाज है, जो टैक्स नहीं देगा उसको क्या करेगा, वह उसको जहाज को डुबा देता था। एक बार मैंने यहां पर प्रश्न भी पूछा था आपका, एक बार मैंने क्या था यहां पर प्रश्न भी मैंने पूछा हुआ था, कार्तेज वाले को लेकर के, आर्मेडा को लेकर के एक प्रश्न भी पूछा हुआ था। एक सशस्त्र जहाज था पुर्तगालियों का, यह प्रत्येक जहाज की तलाशी लेकर उसे कार्तेज नामक कर वसूलता था, जो कर नहीं देता उसके जहाज को डुबा देता। आर्मेडा प्रयास करता कि सभी जहाज गोवा बंदरगाह से ही गुजरे, गोवा बंदरगाह पर जरूर आए ताकि अधिकतम कर वसूला जा सके, तो क्या हुआ, हमने एक कार्तेज नामक टैक्स लगा दिया, और जो कार्तेज नहीं देता उसका जहाज ही हम डुबा देते थे, या कहते थे कि चलो भैया थोड़ा गोवा घूम के आओ। नहीं होता है अपने खोपचे पर ले जाना, खोपचा एक शब्द यूज होता है, कभी फिल्म वगैरह देखेंगे तो वहां पर एक तरह से हम टैक्स वसूल करते थे। तो यहां हमने क्या देखा कि आर्मेडा और कार्तेज व्यवस्था के द्वारा इसने एक तरह से हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, कर लिया था। ठीक है बच्चे, यहां ध्यान रखेंगे। हमने क्या देखा कि यहां पर हालांकि इस वजह से क्या होता है, इस वजह से दुश्मन बढ़ने लगे, पुर्तगाली कंपनी के जमीन पर दुश्मन बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, बढ़ने लगे। दूसरी तरफ जो ईसाई धर्म में परिवर्तन की प्रक्रिया इसने प्रारंभ की थी, दूसरी तरफ ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए इसने जो प्रयास किया उससे भी यहां के शासक नाराज हुए, उससे भी यहाँ के शासक नाराज होते हैं। देखिए यहाँ पर मुस्लिम शासक है, और मुस्लिम शासक है वो नहीं चाहेगा कि इस्लाम छोड़ करके कोई ईसाई धर्म अपनाए। और ईसाई क्या है, पुर्तगाली क्या है, ईसाई धर्म में सबको ट्रांसफर करना चाहता है। तो ईसाई धर्म में ट्रांसफर ही नहीं करना चाहता है, गोवा में इसने ईसाई धर्म न्यायाधिकरण की व्यवस्थापना की, जिसमें अगर कोई ईसा मसीह के खिलाफ बोलता हुआ पाया जाता था तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। यह सब प्रक्रिया इतनी बुरी रही कि पुर्तगालियों के दुश्मन खड़े होते चले गए, और धीरे धीरे यहां पर इसके इतने दुश्मन बन गए कि जिसके कारण से धीरे धीरे इसका क्या होता है, इसका विनाश होता चला जाता है। ठीक है बच्चे, यहां के शासक नाराज हुए। फिर हम क्या देखते हैं, पुर्तगाली भारत से काली मिर्च तथा मसालों का निर्यात करते थे, परंतु अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद, आगमन के पश्चात हम क्या देखते हैं, इस व्यापार पर भी वे विशेषाधिकार नहीं रख सके। अन्य यूरोपीय कंपनियों ने इसे बुरी तरह से पराजित किया।
नहीं रख सके। जरा एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आर्मेडा प्रयास करता था कि सभी जहाज गोवा बंदरगाह पर जाके रुके। हालांकि इस वजह से पुर्तगाली कंपनी के जमीन पर दुश्मन बढ़ने लगे। दूसरी तरफ ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए इसने जो प्रयास किया था उससे भी यहाँ के शासक नाराज होते हैं। पुर्तगाली भारत से काली मिर्च और मसालों का निर्यात करते थे, परंतु अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात इस व्यापार पर भी वे विशेषाधिकार नहीं रख सके। एक तरह से यहां से वह हटता चला जाता है। अब देखिए कहानी क्या है कि सबसे पहले जो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी आती है वह पुर्तगाली था। पुर्तगालियों के द्वारा ही सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। अब फिर वहां से रास्ते से आगे चलते हुए कालीकट तक पहुंचना संभव हो पाया। और पुर्तगालियों ने उस समय के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, चाहे अरबी व्यापारी थे या तुर्की या फारसी या गुजरात के सेनानायक वगैरह जो भी थे, सबको पराजित करके अपना एक छत्र राज स्थापित हिंद महासागर पर कर दिया और अपने आप को हिंद महासागर का स्वामी कहने लगे। अब धीरे धीरे उनके इस बात से प्रभावित मुगल शासक भी हो गए। उसमें मुगलों का शासन था उत्तर भारत में और बड़े क्षेत्र में मुगल शासन कर रहा था। तो इस समय शासन था अकबर का। तो अकबर थोड़ा उदार था धार्मिक तौर पर, आप जानते हैं अकबर का नाम आपने सुना होगा, थोड़ा उदार था। तो अकबर के दरबार में पुर्तगाली पहुंचते हैं, फादर एक्वाविवा वगैरह, मांसरेत वगैरह सब पहुंचते हैं। अब जो पुर्तगाली अकबर के दरबार में जाते हैं तो एक उद्देश्य तो था ही कि वहां से व्यापार करें। पहला उद्देश्य तो यह था कि व्यापार कर पाए और मुगल क्षेत्र के आंतरिक भाग से सामानों को खरीद करके हम गोवा बंदरगाह तक या सूरत बंदरगाह तक लेकर के आए, पहला उद्देश्य था। लेकिन चूंकि अकबर ने उदारतापूर्ण व्यवहार किया पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों को लगने लगा कि अकबर का कहीं हम ये ना कर दे, धर्मांतरण ना करने में सफल हो जाए। यानी पुर्तगाली अब चाहते थे कि अकबर इस्लाम छोड़ करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले और यह उसके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट हो जाता कि हम आए थे व्यापार करने के लिए और मिल गए हमें अकबर महाराज। अकबर पर ईसाई धर्म का थोड़ा सा प्रभाव भी दिखने लग गया था, क्योंकि उसने जो मांसरेत वगैरह था, यहाँ के पादरी थे ईसाई पुर्तगालियों के, उसको अपने पुत्र जो बेटा था उसका, उसके शिक्षा दीक्षा के लिए रख दिया कि आप इसको एजुकेटेड कीजिए, अंग्रेजी वगैरह सिखाने के लिए रख लिया। अब लगने लगा इन सब पुर्तगालियों को लगने लगा कि अब तो मुगल बादशाह का ही हम धर्मांतरण करवा देंगे, और वह थोड़ा सा बेखौफ होने लग गया। मुगल बादशाह ने शरण दे दिया। लेकिन सभी मुगल बादशाह तो इतने उदार थे नहीं। इसके बाद जहांगीर आता है, उसके काल में भी चलता रहा यही काम। लेकिन जैसे ही शाहजहां आया, शाहजहां धार्मिक रूप से अपेक्षाकृत कट्टर था पहले के शासकों की तुलना में। उसने देखा कि ये तो खुलेआम बंगाल के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में धर्मांतरण किए जा रहा है। जो मुसलमान था, जो मुसलमान गरीब मुसलमान हैं, जो मछुआरे हैं या अन्य हैं, उनका धर्मांतरण कर रहा है। तो शाहजहां ने आदेश दिया कि बंगाल के हुगली से सभी पुर्तगालियों को भगाओ, ये तो यहां डिस्टर्ब कर रहा है। और ये लूटपाट भी कर लिया करते थे, तो कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी बड़ी समस्या बन गए थे। तो बहुत जोर से इसके ऊपर एक चाबुक लगाया गया। फिर पुर्तगाली काबू में आए। लेकिन तब तक बहुत सारे अन्य यूरोपीय कंपनियां आ गई थी, जैसे डच आ गए थे, ब्रिटिश आ गई थी, फिर फ्रांसीसी को हम देखते हैं 1664 में आ जाता है। तो धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति उतनी प्रभावी तो थी नहीं जितना कि वो दिखावा कर रहा था। धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति डाउन होती चली गई। कुछ क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण बरकरार रहा, जैसे गोवा पर, दमन द्वीप पर, दादरा नगर हवेली पर इसका नियंत्रण बरकरार रहा। लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। ये व्यापार तो करता रहा, लेकिन एक आर्थिक शक्ति के रूप में यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, समाप्त यहां हो जाता है। लेकिन पुर्तगालियों की एक खास बात यह रही कि भारत तथा जापान के मध्य व्यापार की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी।
पुर्तगालियों यानी भारत और जापान के मध्य का व्यापार अगर प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे सबसे बड़ा मतलब क्या हो जाता है, सबसे बड़ा यहां पर रहा जो संपर्क सूत्र, वह क्या होगा, वह हो जाएगा आपका पुर्तगाली कंपनी। यानी पुर्तगाली कंपनी के माध्यम से ही भारत और जापान के बीच में व्यापार बढ़ पाया। पुर्तगाली जापान से क्या करते थे, पुर्तगाली जापान से चांदी तथा तांबे का आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे। ठीक है, भारत तथा जापान के मध्य व्यापार की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई। पुर्तगाली जापान से चांदी तथा तांबे का आयात करते थे। ये एक बहुत बड़ी मत थी उस समय के संदर्भ में। ठीक है, हमने क्या देखा कि हालांकि पुर्तगालियों का क्या होता है, वैसे पुर्तगाली इससे भी बड़ी भूमिका निभा सकते थे, पुर्तगाली इससे भी बड़ी भूमिका निभा सकते थे, बड़ी भूमिका इस रूप में निभा सकते थे कि यूरोप के प्रौद्योगिकी का, कि यूरोपीय नई प्रौद्योगिकी को भारत लाते, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं रहे, ये सफल नहीं रहे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा विवाद भी मिलेगा, नहीं रहे। एनसीईआरटी में तो ये बातें हमें कह दी गई है। वैसे पुर्तगाली इससे भी बड़ी भूमिका इस रूप में निभा सकते थे कि यूरोपीय नई प्रौद्योगिकी को भारत लाते, लेकिन ऐसा करने में ये सफल नहीं रहे, बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये यूरोपीय दायरे से बाहर थे। यूरोप का बाहर का देश है, सबसे लास्ट देश है यूरोप का पुर्तगाल ही है। अगर अटलांटिक महासागर की तरफ से देखें तो सबसे अंतिम देश पुर्तगाल ही है। छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा अभी भी है, तो ये बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सके। लेकिन अगर नए किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर 2-3 बातें बताई गई है जो पुर्तगालियों की सहायता से ही भारत आया था। जैसे हम जहाज बनाते हैं, नाव बनाते हैं। नाव आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, फोटो में तो देखा ही होगा, गूगल बाबा के सहारे तो देख ही सकते हैं नाव क्या होता है। नाव एक इस प्रकार के शेप के आकार का होता है जिसमें कि हम बैठते हैं। मतलब इसका फिजिक्स का नियम उसमें काम करता है कि हम जितना विस्थापन करते हैं पानी का, उससे कम ही उसका वेट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से नाव पर अगर हम बैठ भी जाते हैं तो नाव चलती रहती है, डूबती नहीं है, पानी में चलता रहता है। तो नाव जो बना होता है किसी एक सॉलिड तख्ते से नहीं बना होता है, सॉलिड लकड़ी से नहीं बना होता है, बल्कि लकड़ी के छोटे छोटे पट्टों को जोड़ करके इस शेप में लाया जाता है। छोटे छोटे पट्टे को जोड़ा जाता है, जैसे इतना चौड़ा पट्टा है, फिर इसको इसके जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे ये सवाल उत्पन्न होता है। 2 लकड़ी के पट्टे को आप कैसे जोड़ेंगे? या तो आप अभी तो आप जानते हैं कि कील लगा देते हैं, काम हो गया, लोहे का कील लगा दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन पहले तो भारत में लोहे का कील था ही नहीं। जो लोहे का नेल है वो भारत में होता ही नहीं था, विकास ही नहीं हुआ था। तो भारत में जो 2 लकड़ी के पट्टे को जोड़ा जाता था वह लकड़ी से ही जोड़ा जाता था। जो कील बनाए जाते थे वो लकड़ी के ही बनाए जाते थे। यानी 2 पट्टे को जोड़ने के लिए बीच में होल करके हमने लकड़ी से ही उसको अटैच कर दिया। अब अगर लकड़ी से अटैच किया हुआ नाव बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मजबूत नहीं होगा, कभी भी अगर कहीं टकरा गया तो नाव ही टूट जाता था। इसलिए भारतीयों के पास नाव बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत नहीं थी। नाव तो हम बनाते थे, जहाज बनाते थे, लेकिन उसमें लोहे के कील के बगैर हम बना लेते थे। भारत में जो लोहे का कील प्रारंभ हुआ नाव बनाने में, सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही किया। अब जहाज हमारे थोड़े मजबूत बनने लगे क्योंकि हम लोहे के कील के माध्यम से जहाज बनाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी वह लेकर के जरूर आता है। दूसरा, अगर हम देखें समय देखने का, तो हमने देखा कि समय देखने के लिए हम सौर यानी सोलर वाला सिस्टम बनाते थे जिसको जंतर मंतर कहा जाता था।
वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनाते थे, यानी सूर्य के सहारे ही हम समय की गणना कर पाते थे। और कभी बादल लग गया तो सूर्य तो है ही नहीं, फिर कैसे समय की गणना होगी। उसका भी एक उपाय था, एक रेत घड़ी बनाया जाता था। रेत यानी सैंड से, वो देखेंगे आप कभी सैंड वॉच करके डालेंगे इंटरनेट पर तो मिल जाएगा। सैंड के माध्यम से हम ऊपर में एक सैंड भर देते थे और छेद के माध्यम से हल्का हल्का सैंड गिरता रहता था और उसको काउंट किया जाता था कि कितने देर में कितना सैंड गिरा। उसके हिसाब से हम 1 प्रहर, 2 प्रहर, त्रिप्रहर आदि काउंट कर लेते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आया तो सबसे पहले उसी ने यांत्रिक वॉच, जिसको आप चाबी देकर के पहले चलाते थे, अब तो स्मार्ट वॉच हो गया जिसे मैं पहन रख कर हूं, आप भी पहनते हैं। पहले क्या होता, अब तो ऑटोमेटिक हो गया जिसमें बैटरी लगता है, सेल लगता है, उसमें उसको हम यांत्रिक घड़ी नहीं गए। जो चाबी देकर के चलाया जाता था, बहुत पहले ऐसी घड़ी होती थी, हो सकता है कभी भी कुछ बच्चे या कुछ लोग यूज करते होंगे। तो उस टाइप की घड़ी पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया भारत में। हालांकि उस समय घड़ी कलाई पर पहनने का प्रचलन नहीं था, कमर में रखा जाता था। उस समय का बेल्ट ऐसा नहीं था कि आप कलाई पर पहन करके घड़ी चलें, उसमें कमर में लटकाया जाता था। आप गांधी जी के फोटो को भी देखेंगे, वहां घड़ी आपको कमर में लटकी हुई मिलेगी। गांधी जी घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटका के, जैसे चाबी का गुच्छा रखते हैं ना, वैसे घड़ी रखते थे। पहले घड़ी वैसे ही चलता था। यह तो कुछ यांत्रिक तकनीकी यानी तकनीकी कुछ हमने देखा वहां से लाया गया। फिर एक जो फसल के मामले में हम देखते हैं, कुछ नए फसल को भी ला करके यहां पर रखा गया, उत्पादित किया गया। जैसे आप अभी मक्का कहते हैं, मक्का कहते हैं कॉर्न। मक्के की फसल यहां नहीं होती थी, ये पुर्तगाल में होती थी, वहां से लाया गया था। जैसे आप तंबाकू देखते हैं, तंबाकू की फसल यहां नहीं होती थी, कहां से लाया गया, पुर्तगाल से लाया गया था। उसी प्रकार से आप कुछ और फसल जैसे रबर है या कुछ एक दो और भी देखेंगे, जिसको कि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कुछ योगदान हो सकता है। और अगर वह योगदान मैं यहां पर लिखा था तो एक मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बन जाते, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया है तो मजबूरी हो जाती है कि यहां पर किस प्रकार से प्रश्न आपको दिए जाए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी प्रश्न लिखवाने का मौका आएगा तो मैं आपसे लिखवाऊंगा। कल वैसे आपका टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ध्यान रखिएगा। तो क्या ये बातें समझ पाए जो मैंने वर्बली समझाया? हाँ, उसमें सेल नहीं पढ़ते हैं प्रिंस जी, बहुत बढ़िया। हाँ, देखा है ना। तो पहले की बनते थे, पहले अगर कील का यूज पुर्तगालियों ने ही किया। हाँ, लोहे का, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिंस जी। आलू भी कह सकते हैं, तनु त्यागी, आलू भी यहां पर उसी ने लाया। तो कुछ फसल भी यहां पर पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन एनसीईआरटी में ये बातें, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर ये सब बातें नहीं लिखी है। एडवांस लेवल पर तो हम पढ़ा देते हैं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो प्रश्न देने में बनता नहीं है कि फिर सभी बच्चे कैसे प्रश्न को टैकल करेंगे। देखता हूं कि अगले वाले चैप्टर में अगर प्रश्न बन सकते हैं तो मैं उसको बना दूंगा। यह है चैप्टर आपका फिनिश यहां होता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, जो अभी बच्चा पूछ रहा था कि क्या पढ़ते हैं, कहां से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी यह जरूरी होगा जानना कि क्या पढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा, कल तो नहीं, परसों मतलब मंडे को होगा, वह होगा उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। लगभग 1400 टू 1525 होगा। चैप्टर नंबर 10 होगा। क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी होगा। मध्यकालीन भारत किताब का नाम होगा सतीश चंद्र होगा। हो सकता है कि चैप्टर एक इधर उधर हो जाए, लेकिन यह चैप्टर होगा किताब में जरूर, जो मैंने पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो एक बार पहले पीडीएफ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं जरूरत समझूंगा तो कुछ मैं थोड़ा सा पीडीएफ का प्रयोग मैं भी करूंगा, ताकि जल्दी से कोर्स को बढ़ाया जा सके, क्योंकि एक एक लाइन लिखने में बहुत समय लग रहा है। और बच्चे जो पकड़ने वाले हैं वो तो पकड़ ही ले रहे हैं, वैसे भी पकड़ लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ चैप्टर थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ाऊं। मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि मैं तेजी से कोर्स आपका आगे बढ़ पाएगा। तो आप जरा इसको तैयार करके कल के लिए रखेंगे। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 1 है। फिर हम देखते हैं भारत में सांस्कृतिक विकास, ये चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना करके जरूर आप रखिएगा। मंडे की क्लास में एग्जाम में बनता है।
हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो बना देंगे। हाँ, तंबाकू भी मैंने प्रिंस जी बता दिया था कि तंबाकू वगैरह भी लेकर के आए थे। अब तंबाकू की खोज नहीं करने लगेंगे। हाँ, टेस्ट कितने चैप्टर का? आज तक के चैप्टर का होगा, ठीक है। आज तक का चैप्टर आज तक का चैप्टर हम ले लेंगे। यहां तक का टेस्ट जो होगा वो जहां से मैंने पढ़ाया है यहां तक का टेस्ट होना है। आज जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां से टेस्ट आपका होना है। 20 क्वेश्चन का सेट होगा। कल मैं उसके लिए उपस्थित रहूंगा। 1 2 3 वाला क्वेश्चन बहुत हद तक मैंने बनाया है। 4-5 क्वेश्चन वन लाइनर भी रखा हुआ है, तो देखता हूं कि कितना आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैप भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अपने पास एटलस जरूर रखिए। मेरी सलाह अगर मानते हैं तो, अगर अपनी सलाह मानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। जो आप करते हैं वो करते रहिए, जो आप करते हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर मेरी सलाह मानते हैं कि मैं आपको अच्छी सलाह दे पाऊंगा, तो आप एक एटलस भी जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना उसके कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। एटलस का मतलब है कि जैसे बात हो रही है यूरोप की, यूरोप का नक्शा खोल करके बैठ लेंगे। बात हो रही है पुर्तगाल की, तो देख लेंगे पुर्तगाल कहाँ है। बात हो रही है मलक्का की, तो देख लेंगे मलक्का कहाँ है। बात हो रही है हॉर्मुज की खाड़ी की, देख लेंगे हॉर्मुज कहाँ है। इसी तरह से हमें मैप देखते हुए चलना है। जो स्थल चर्चा में रहा, जैसे आप केवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में भी अलग अलग स्थलों की चर्चा होती है, नहीं होती है? भौगोलिक इकाई में हम करते हैं, तो उनको भी हम मैप पर पॉइंट आउट करते रहेंगे, ताकि फैमिलियर हो सके कि मैप कैसे देखा जाता है। और फिर वो बातें आपको अस्थायी रूप से याद भी हो जाएंगे, आपको याद भी होती चली जाएगी। वन लाइनर क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, कथन निष्कर्ष वाले गलत होते हैं। तो इसमें क्या करना है प्रिंस गुप्ता? करना क्या है कि थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। आप में थोड़ी आलोचना अगर मैं करूं तो थोड़ी सी अस्थिरता है। मैं मानता हूं कि हर बच्चे में ऐसा होता है, लेकिन आप अपने मन को स्थिर करिए। मन को स्थिर करिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संरचित करें, क्योंकि आपके पास तो दिमाग बहुत तेज है। तो यहां पर आप क्या करें? स्थिर करें दिमाग को, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें। आप सबसे बेस्ट हैं, ये मैंने समझ लिया है, या हर लोगों ने समझ लिया है। लेकिन बेस्ट कहने मात्र से नहीं होगा, उसको दिखाने की बारी भी तो होनी चाहिए। यानी जो चीज हम अच्छा कहते हैं वह अच्छा कहना ही नहीं है, बल्कि अच्छा दिखना भी तो चाहिए। तो मैंने जो अनुभव किया वो मैंने कहा कि थोड़ी सी अस्थिरता है सोच में, विचारों में। या तो आप बहुत अधिक पढ़ चुके हैं, आपको लगता होगा कि ये सब साधारण कोर्स चल रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। या फिर आपको लगता है कि अज्ञानी हैं या बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। तो स्थिर होकर के पढ़ाई करिए, मजा आएगा। क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है, बल्कि जीवन तो पूरा, मतलब पढ़ाई के लिए, पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करें, पढ़ाई इसलिए भी करते हैं कि जीवन भी तो अच्छा हो। जो नौकरी नहीं करता है इसका मतलब तो है नहीं कि उसका जीवन नहीं है, वह भी तो अच्छे जीवन को जीने का हकदार होता है। तो थोड़ा सा मन को स्थिर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए फिर इजाजत दीजिए। बाय एंड टेक केयर।